हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं एलडीसी और वनपाल की जो भर्ती आ चुकी है। एलडीसी की बहुत जल्द भर्ती आने वाली है। उन दोनों के लिए जो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान होती है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। सामान्य विज्ञान का सिलेबस जो है वो जनरली जो एलडीसी में दिया गया है वो कंप्लीट दिया गया। अगर एलडीसी का सामान्य विज्ञान का आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप आरएएस का और वनपाल का और सभी का कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सभी टॉपिक्स लगभग जो है जनरल साइंस में इंक्लूड होते हैं, उन सभी को इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट वनपाल की तैयारी कर रहा हो चाहे एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, दोनों में ही 12th लेवल का एग्जाम है। वनपाल और वन रक्षक 10th है, वनपाल 12th है। एलडीसी 12th लेवल का है। जनरल साइंस उसमें भी दे रखी है, जनरल साइंस इसमें भी दे रखी है। एलडीसी में टॉपिक को स्पेसिफाई किया गया है, वनपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल लिखा है सामान्य विज्ञान। तो हम जो एलडीसी का पूरा सिलेबस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं या जो स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ, जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, वही नोट्स आपके वनपाल के लिए भी काम आएंगे। साथ ही साथ आप आगे कोई भी और एग्जाम भी देते हैं तो वहाँ भी जनरल साइंस के क्वेश्चन इसी लेवल के रहते हैं, जैसा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को पूर्णतः विश्वास होगा कि हमने जो है लैब स्टूडेंट के लिए जैसे ही तैयारी स्टार्ट करवाई थी, उस समय कई स्टूडेंट्स को लग रहा था क्या पता क्या होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सर पढ़ा रहे हैं उससे। लेकिन जब उन्होंने पेपर दिया तो उन्हें पता चला कि 30 के 30 क्वेश्चन फिजिक्स के अगर किसी एक चैनल से आए तो वो राजस्थान एकेडमी सीरो एकमात्र चैनल था, जिसकी प्लेलिस्ट आज भी प्रूफ के तौर पर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर के निश्चित होकर के देखिए, उसके बाद एलडीसी की क्लासेस ज्वाइन करिएगा। ठीक है, बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो अभी इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर हमें मोटिवेट करें कि हाँ सर आपके क्वेश्चंस आए हैं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट जुड़े उन्हें विश्वास हो, उन्हें पता चले कि हाँ एक ही बार में जो पढ़ाया जाएगा वो अगर अच्छे से याद कर लिया तो हमारा सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले कर लेते हैं सिलेबस डिस्कस। तो सिलेबस डिस्कस करें दोस्तों तो ये है हमारा एलडीसी का। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें 3 पोर्शन है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित। तो हम बात कर रहे हैं आज सामान्य विज्ञान की, और उसको आपके दे रखा है किस नाम से, तो दैनिक विज्ञान यानी एवरीडे साइंस के नाम से दे रखा है। जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक ये आपके केमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि भौतिक और रासायनिक यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी कागज के टुकड़े को फाड़ा जाता है, तो बताइए ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है या इनमें दोनों परिवर्तन है या कोई नहीं है। तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अगर आप दोनों टुकड़ों को वापस जोड़ने जाते हैं तो वो नहीं जुड़ते हैं। तो इसे कहा जाता है भौतिक, जिनसे आप जो है वापस से प्राप्त नहीं कर सके। रासायनिक में होता है कि अगर आप जो है, रासायनिक में भी 2 होते हैं, जिनसे एक से आप रिवर्सिबल होती है, जो करोगे उससे उल्टा करने पर वापस वही प्रोडक्ट मिलेगा। कुछ होती है जो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है, जो अनचेंजेबल होती है, जिसमें आप चेंज करने पर बाद में चेंज नहीं करेंगे। इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, और इसमें बेसिकली एग्जाम्पल याद करने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना। फिर आपके आ जाती है ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं, जिसके अंदर आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं में कुछ ऑक्सीकारक होते हैं, कुछ अपचायक होते हैं। उनके नाम याद रखने हैं, उनका ऑर्डर याद रखना है कि कौन ज़्यादा ऑक्सीकारक है, कौन ज़्यादा अपचायक है, और फिर किस ऑक्सीकारक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनकी होती है वो चेंज हुई है, ऑक्सीकरण संख्या, और किसकी बढ़ी किसकी घटी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके आ जाता है उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक का मतलब ही क्या है, जो आपको प्रेरित करे, जो आपको मोटिवेट करे। तो आपको मोटिवेट करने वाले को तो आजकल नाम दिया जा रहा है मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटेलिस्ट होते हैं, वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर ही है, लेकिन ये केमिस्ट्री के मोटिवेशनल स्पीकर है, इसलिए इनका नाम स्पेशल कर दिया गया कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो अभिक्रियाएं होती है उनको समय से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करती है। ये कैसे कंप्लीट करती है उसके लिए हम आगे पढ़ने वाले हैं। हर एक अभिक्रिया की एक सक्रिय ऊर्जा होती है और सक्रियता ऊर्जा को ये कम करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाता है आपके धातु यानी मेटल,
अधातु यानी नॉन मेटल्स और इनके प्रमुख यौगिक जो भी है, यानी जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है और इनके जो भी एलिमेंट्स, इनसे जो भी कंपाउंड्स वगैरह बन रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिर जो आपकी जनरल लाइफ में यूज आते हैं, जैसे आप लोहा डेली यूज में लेते हैं Fe, जिसे आयरन कह रहे हैं, तो उसके जो भी यौगिक है वो पता होने चाहिए। सोडियम क्लोराइड आप यूज में ले रहे हैं, यानी सोडियम से बना हुआ होता है, तो उसके जो भी होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉस्फोरस आपको पता होना चाहिए। यूरिया जो है वो किससे बना होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपके मोबाइल की जो बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है, उसके अंदर कौन सा केमिकल आता है ये पता होना चाहिए। और उसके अंदर कौन सी धातु यूज होती है। जो आपके कंप्यूटर है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ लीजिए जिसके अंदर मदरबोर्ड लगा रहता है या जो चिप लगी रहती है ना, माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसे कहा जाता है, वो किससे बनी रहती है, तो उसमें सिलिकॉन होता है। इस टाइप के जो डेली यूज़ में आपके आ रहे हैं उन एलिमेंट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनके बारे में, कॉपर है, ठीक है। फिर बात आती है एक पूरी, जो आप लोग जानते ही हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जो पूरी की पूरी एक कार्बन कंपाउंड, कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड है उनकी बात करती है। तो यहाँ पर भी आपके दे रखा है कि आपको कार्बन के बारे में, कार्बन के जितने भी महत्वपूर्ण यौगिक है उनके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़ना है। कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट, हीरा और इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के बारे में आपको पढ़ना है। CNG के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में आपको पढ़ना है। फिर पॉलीमर यानी बहुलक जो है, पॉलीमर क्या होता है कि एक जैसे आपने एथीन ले लिया और एथीन से एथीन, एथीन से एथीन जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो उससे फिर एथाइन बनेगा, एथीन बनेगा। उस टाइप के जो होते हैं उनके बारे में आपको बात करनी है। यानी कि एक ही कंपाउंड के रिपीटेशन से जो बड़ा कंपाउंड बन रहा है उससे कहा जाता है पॉलीमर्स या फिर बहुलक, और उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसको मैथ से भी रिलेट करें तो मैथ्स में बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार आ रहा हो, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, ज़्यादा बार लाना है, ठीक है। फिर साबुन एवं अपमार्जक, आपका जो साबुन है, आप जो नहाते हैं, उसके नहाने से आपके कपड़े वगैरह जो साफ हो रहे हैं, आपके शरीर से मैल उतर रहा है, वो किस वजह से, तो वहाँ एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें मिसेल नामक एक नया यौगिक बनता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अपमार्जक यानी जो डिटर्जेंट्स हैं, तो सोप यानी साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है कि हमने पहले जो हम साबुन यूज करते थे उसके बाद हम डिटर्जेंट के ऊपर आए, और आज हम देख रहे हैं कि नए नए प्रकार के डिटर्जेंट लाए जा रहे हैं। आजकल लिक्विड फॉर्म में डिटर्जेंट आ रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं क्या, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये 3 टॉपिक आपके केमिस्ट्री के थे। उसके बाद में आपके आ जाते हैं फिजिक्स के, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, ठीक है। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन जो होता है लाइट का, जो आपको ये आप कहते हैं ना इंद्रधनु 7 रंग वाला, उसकी बात हो रही है यहाँ। फिर लेंस के प्रकार, जो लेंस होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक उत्तल एक अवतल लेंस होती है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपके आंखों के दोष होते हैं, एक दूरदृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके निवारण के लिए आप क्या करेंगे, यानी भाई अगर निकट दृष्टि दोष है तो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, दूरदृष्टि दोष है तो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे। इसके अलावा और मायोपिया वगैरह जो बीमारियां हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। जितने भी दृष्टि दोष होते हैं यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो होते हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है भाई, भौतिकी से, ठीक है, फिजिक्स। और फिर आगे आ जाता है वापस से फिजिक्स का ही, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी वाला, यानी कि विद्युत के बारे में पढ़ना है आपको, विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। और जब आप विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को ओम का नियम पढ़ना ही पड़ेगा। ओम का नियम V = IR, उससे एक क्वेश्चन आया हुआ है और उससे हर बार किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था, अभी पीछे भी बताया कि केमिस्ट्री में जैसे कौन सी बैटरी में कौन सा केमिकल है, तो वो जो सेल है उनमें क्या होता है, कौन सी रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से वो काम करते हैं। फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के और उसके जो नियम है उसके बारे में पढ़ना है। फिर विद्युत जनित्र यानी जो आपकी जनरेटर होता है, वो जनरेटर कैसे काम कर रहा है, उसमें क्या सिद्धांत काम करता है, कैसा उसका प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ना है। विद्युत मोटर के बारे में आपको पढ़ना है। घरों में जो आपके विद्युत संयोजन की व्यवस्था है, यानी आपके घर में श्रेणी क्रम में वायर जुड़े हुए होते हैं या उपकरण श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है या कौन सा किस में जोड़ना चाहिए। फिर घरों में जितने भी आजकल काम आने वाले हैं, आपके जितने भी स्विचेस वगैरह होते हैं, घर में जो भी सामान
सामान है, जो भी हीटर गीजर ये सब, ये किस प्रोसेस पे काम करता है, इसमें क्या नियम लगता है, किस में ये जुड़े रहते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इनको यूज़ में ले रहे हैं तब हमें कौन सी सावधानी रखनी है। जैसे अब क्या होता है, कई बार जो हमारा पानी गर्म करने के लिए एक रॉड टाइप की आती है ना, वो रॉड टाइप की होती है, हम भूल जाते हैं कई बार और हम क्या करते हैं पानी के अंदर हाथ डाल देते हैं, तब हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। उससे पहले उसी टाइप के छोटे छोटे आते थे जिसे लोग चाय वगैरह बनाने में यूज़ लिया करते थे, तो वो जो है क्या करते हैं, वो कैसे गर्म होकर के क्या डेवलप करते हैं, उनको सावधानी क्या रखनी चाहिए, हमें सावधानी जैसे बंद कर देना चाहिए पहले। इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ज़्यादा कोई ऐसा अंतरिक्ष लेवल का या ऐसा कुछ भी हाई एफ हाई नहीं पूछने वाले, ठीक है। फिर आपके आ जाती है दोस्तों बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी के बीच में ही आपका एक नया पोर्शन और दे रखा है जिसे हम स्पेस के नाम से जानते हैं, यानी जो आपका साइंस एंड टेक कह सकते हैं, ठीक है। यानी स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी आपका स्पेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ है, जो आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, उपग्रह, ग्रह, इन सब की जानकारी कैसे पता लगा रहे हैं, कौन सा उपग्रह भी नया छोड़ा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फिर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम जो है, हमारे भाई जो भी स्पेस रिसर्च के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, या तो आप पहले जो 1-2 स्टार्टिंग में चलाए थे वो याद रखो, और रिसेंटली अभी जो चलाए गए हैं उनको याद रखो, और 2-3 वो जो फेमस हो, बाकी कोई याद नहीं करने। ऐसे नहीं कि पूरे एक से लेकर के बैठे ही रहे, तो बहुत सारे किए गए, सब याद नहीं करने हमें। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये थोड़ा सा करंट का भी रहता है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टेक्नोलॉजी बेस होती है, ये चीज़ें मैं आपकी बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, ठीक है, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। 7वें नंबर पर आ जाता है आपके बायोलॉजी वाला पोर्शन। ये क्या पोर्शन है दोस्तों, आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। तो ये आपके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पोर्शन है। इसमें क्या है, आनुवांशिकी से संबंधित जो भी सामान्य शब्दावलियां हैं, जेनेटिक्स से संबंधित, जैसे कि गुणसूत्र क्या होते हैं, जीनोम्स क्या होते हैं, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। फिर मेंडल के जो आनुवांशिकता के नियम हैं उनके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। गुणसूत्रों की जो है, ये जो गुणसूत्र होते हैं, जो इसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है, उनकी संरचना कैसी होती है, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कौन सा एसिड किस में होता है ये पता होना चाहिए। आरएनए, डीएनए वगैरह इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पता हो। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय जो सिद्धांत है, यानी कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और मनुष्य के अंदर, यानी जो इंसान है, जो आप मनुष्य है, मानव है, उसके अंदर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, क्या मतलब पेरेंट्स का कौन सा गुणसूत्र मिलेगा, या कौन कौन से जो है आपके गुणसूत्र मिल करके लड़की का जन्म देंगे, कौन सा मिलकर लड़के का जन्म देगा, कौन सा मिलेगा तो ट्रांसजेंडर हो जाता है। इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके दे रखा है 8 नंबर पर दोस्तों इकोलॉजी का पोर्शन, ठीक है। ये इसमें देखिए, अब आप देखेंगे तो ये जनरल साइंस में नहीं आते हैं। अब ये इकोलॉजी वगैरह है जो है, ये थोड़ी सी टफ चीज़ें हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जनरल साइंस में सिर्फ जो पढ़ के चले गए, भाई इकोलॉजी की परिभाषा क्या है, नहीं, परिभाषा नहीं पूछने वाले आपसे कोई। तो आप बेसिकली देखेंगे तो देखो, स्टैटिक्स पोर्शन कौन सा है, केमिस्ट्री वाला पूरा का पूरा स्टैटिक्स रहेगा, फिजिक्स वाला पूरा स्टैटिक्स रहेगा। फिर आपके केमिस्ट्री के देखो, बायोलॉजी के अंदर जो है 7वें नंबर का टॉपिक है, और फिर लास्ट में आपके जो है 9th और 10th नंबर का टॉपिक बायोलॉजी का है, ठीक है। ये दोनों वापस बायोलॉजी के हैं। तो हम जनरल साइंस में भी देखें तो टोटल इन्होंने 4 सब्जेक्ट इंक्लूड करे हैं। कितने? 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो आपका एक इंक्लूड करा है इन्होंने फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। दूसरा इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तीसरा इन्होंने जो है ऐड कर दिया है बायोलॉजी के बारे में। और फिर आपके इसमें ऐड कर दिया इन्होंने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। और न्यू एक इसमें ऐड करा है इकोलॉजी के बारे में। अब आपको जो है दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में हर कोई पढ़ा देगा। ये जो केमिस्ट्री के कार्बन के अपरूप बता के हर कोई जो है अपना ज्ञान पेल देगा, लेकिन जब बात आ जाएगी ना स्पेस टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी की, तो उसको वही पढ़ा पाएगा जिसने साइंस रियल में पढ़ी हो। ऐसा नहीं हो कि जो है आजकल यूट्यूब पे ऐसा हो रहा है, मैंने लैब स्टैंड में भी कई बच्चों को समझाया था कि भाई साहब शांति से मत पढ़िए, देखिए क्या पढ़ रहे हो। अरे भाई साहब पढ़ते ही जा रहे थे, फिर पता चला अब एग्जाम में गिनानी याद आ गई।
अब बोल रहे हैं सर आपने सही बोला था। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है, कहीं से भी नहीं पढ़ना है। पहले ज़रूर चेक करें कि टीचर ने भी कुछ ऐसा कर रखा हो जिससे आपको विश्वास हो कि हाँ वो साइंस पढ़ा सकता है। क्योंकि जनरल साइंस में क्या, देखो बुक उठाई और क्वेश्चन करवा दिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आपको फिजिक्स में ओम का नियम पता होगा, आपने रट रखा है किताबों से या कहीं से पढ़ रखा है, तो उससे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन करने के लिए तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओम के नियम की फीलिंग लेनी पड़ेगी। और वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ देने वाला हूँ बस। और ज़्यादा मेरे में कोई अलग से यहाँ पे जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मेरे से पढ़ लिया उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। भाई वो मेहनत करेगा तो हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि मैं उसको साइंस हो चाहे आपका मैथ्स हो चाहे आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं खुद उससे ज़्यादा पढ़ करके आता हूँ इसलिए। ठीक है। अब इकोलॉजी जो है दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से 12th क्लास की एनसीईआरटी से हम बहुत अच्छा कंटेंट उठा करके आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। अभी मैं बात करूंगा मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, कब पढ़ाने वाला हूँ, सब चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल के अंदर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी संरचना आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होता है इसका इकोसिस्टम का। आप देखेंगे कि इसके अंदर मैं जब पढ़ाऊंगा तो एक छोटा सा कण मिल करके इस पूरे ब्रह्मांड को बना रहा है, लेकिन कैसे, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में। फिर आपको पढ़ना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके जितने भी जैविक घटक हैं उनके बारे, यानी बायोटिक जो फैक्टर्स हैं। ठीक है। नॉन बायोटिक फैक्टर्स के बारे में नहीं पढ़ना, बायोटिक्स फैक्टर के बारे में आपको पढ़ना है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा प्रवाह का एक नियम होता है कि 10% एनर्जी ही आगे पहुंचती है, इसके बारे में इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अभी 11th स्टैंडर्ड में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया। ये 10% ऊर्जा वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर एलडीसी में भी पूछा गया है। जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल होती है एक पूरी, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सा प्राणी किसको खाएगा, कौन सा खाता है, ऐसे ऐसे पूरा एक जो है इसका पूरा सिस्टम रहता है। ऐसे नहीं है, ये बायो जियो केमिकल का मतलब है कि बायोलॉजी भी पढ़िए, जियोलॉजी भी पढ़िए और केमिस्ट्री भी पढ़िए। इन तीनों को मिलाकर जो एक चक्र बन रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपकी बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या हो रहा है कि आजकल कैसे भाई जो है आरएनए चेंज कर दिया जाता है, डीएनए चेंज किया जाता है, डीएनए चेक कैसे किया जाता है। आजकल कहते हैं ना कि हम इसका डीएनए चेक करवा देते तो हमें पता चल जाएगा ये किससे रिलेटेड है। तो इस टाइप की चीज़ें ये जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। जैव पेटेंट यानी बायो पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट करवाना किसी चीज़ को, यानी उस पर अपना जो है हक बनाना, या ये कहना कि भाई ये चीज़ सिर्फ मेरी है, मैंने इसको डिस्कवर किया है, तो इसको बेचने से पहले, खरीदने से पहले आप कहीं पर भी मेरे से पहले कांटेक्ट करेंगे, इस टाइप की मेरी परमिशन जरूरी होगी। तो ऐसे बायो के अंदर क्या क्या रिसर्च हुई या बायो पेटेंट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो नए पादप किस्म आ रही है उनमें परिवर्धन कैसे होता है, यानी उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जो न्यू प्लांट का वेरिएंट्स बनाते हैं हम, तो उनका जैसे अब देखो आपने देखा होगा कि जो आपके बीटी कपास आता है उसका कैसे हुआ, उसकी पूरी पता होनी चाहिए जानकारी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ट्रांसजेनिक जीन और पराजीनी जीव के बारे में, यानी ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपके एनिमल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व क्या है उनका, तो आप बता सकते हैं भाई जैसे देखो बकरियां हैं, बकरे या बकरी जो भी है उनको मांस के रूप में लोग यूज में ले रहे हैं, तो उससे लेकिन आर्थिक सहायता तो मिल रही है। और भी इनसे खाद वगैरह बनाया जाता है, उस खाद से हम खेती अच्छी कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर तो यही बताया जा रहा है कि आप जो है खाद वगैरह ये यूज करिए, तो ये इनके क्या आर्थिक महत्व है। ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं इनके भी कुछ आर्थिक महत्व है भाई। इनसे हमें एक तो देखो ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है, वो आर्थिक फायदा नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है। उससे क्या ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीजन से पैसे मिल रहे हैं क्या, नहीं। तो उससे ऑर्गेनिक क्या मतलब इकोनॉमिक क्या फायदा है, आप तो उसका फल बेच सकते हैं, उसकी लकड़ियों से क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी। इससे हालांकि क्वेश्चन कम बनते हैं, ये टॉपिक ऐसे ही ऐड किया गया है जस्ट, लेकिन इससे अब क्वेश्चन जो बनेगा वो बड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता, सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, और सब्जेक्टिव पेपर है नहीं, तो इस वजह से इस टॉपिक से क्वेश्चन कम ही आते हैं। फिर आपके आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन जो वापस है बायो से संबंधित, जैसे रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप क्या होता है, रक्ताधान क्या होता है यानी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है वो क्या होता है, फिर RH फैक्टर क्या है, और रोगाणु यानी रोग जो होते हैं, और मानव स्वास्थ्य उससे संबंधित, और कुपोषण और मानव स्वास्थ्य, और मानव रोग के कारण क्या है और उनके निवारण क्या क्या हो सकते हैं, यानी कौन कौन से मानव रोग हैं और उन रोगों के कारण क्या है, किस वजह से वो रोग होते हैं, और फिर उनके निवारण के लिए, उनसे बचने के लिए हमारे उनमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। और यहाँ जब हम ये रोग पढ़ेंगे तो हम कोरोना को जरूर कवर करेंगे, क्योंकि
आपके सिलेबस में करंट अफेयर है इंक्लूड, तो वहाँ कोरोना की चीज़ें पूछी जा सकती है, क्योंकि मानव रोग भी इंक्लूड है और आपके करंट अफेयर भी इंक्लूड है, तो ये तो करंट का इशू है ही है, तो ये चीज़ ऐड हो सकती है। तो ये जो 10 टॉपिक है आपके, तो आपने देखा कि इसमें सब्जेक्ट बेसिकली 5 है, 4 नहीं है, 5 सब्जेक्ट है इसके अंदर। कौन कौन सी 5 है वो मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन सी 5 सब्जेक्ट है दोस्तों, तो आपने देखा एक है आपकी फिजिक्स, दूसरी आपके है केमिस्ट्री, तीसरी आपके है बायोलॉजी, चौथी आपके है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी और पांचवी आपके है इकोलॉजी। तो इन 5 सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, सभी के 2-2 एक-एक टॉपिक तो है ही है, ठीक है। इकोलॉजी का पूरा 1 दे रखा है, फिर बायोलॉजी के 3 दे रखे हैं, केमिस्ट्री के 1-2 दे रखे हैं, ठीक है, 3 दे रखे हैं, फिजिक्स के 2 दे रखे हैं और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का 1 दे रखा है। तो ये जो टोटल 5 टॉपिक दे रखे हैं, इनको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। यूट्यूब के ऊपर ही आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि डेली क्लास अटेंड करनी है, डेली नोट्स बनाने हैं, क्योंकि लैब स्टूडेंट में जिसने नोट्स नहीं बनाए वो अब पछता रहे थे, लास्ट टाइम पे फिर नोट्स मांगोगे, तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि PDF अवेलेबल लास्ट टाइम पे हम नहीं करवाते हैं, जो हमारी टेलीग्राम पर शेयर की जाती है वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। और इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि हम टाइम से टाइम पर ही PDF शेयर कर दें, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में जब बिजी हो जाता हूँ तो मैं PDF वगैरह शेयर करना भी भूल जाता हूँ, और कई बार जो है सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाया जा रहा था, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे लेकिन उनको लास्ट टाइम में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि पहले ही आप नोट्स बनाते हुए चलें। अगर हर रोज़ आप नोट्स बनाते रहेंगे तो इजीली आपके जो है कंप्लीट हो जाएगा और टाइम पर सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, आपके कहीं भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं अटकेगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं, और तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको जो पढ़ाया जाएगा निश्चित रूप से ही आपके एग्ज़ाम में आपको 100% सहायता करेगा, और 101% हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो पूरे के पूरे हमारी क्लास में से मिले, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि बाहर चला जाए। हाँ, कुछ गलत रॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो वो बाहर ही होगा, उसको हम हमारे अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है, कि रॉन्ग है। हम अच्छी चीज़ जो भी होगी, मतलब 99% ये मान के चलिए कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थ्योरी पढ़ाई जाएगी, पूरी की पूरी बेसिक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। बस आपको ज़रूरत होगी डेली नोट्स बनाने की, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करोगे तो दोस्तों आपका सिलेक्शन निश्चित है। जो मेहनत करता है उससे अपना फल जरूर मिलता है। और एक बार देखिए तो सही कि इस बार अगर हम लगातार 6 महीने पढ़ लेते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन होता है या नहीं। एक बार ट्राई मार के देखिए कि 6 महीने पढ़ने से सिलेक्शन होता है या नहीं। अगर 6 महीने से नहीं हो तो 1 साल ट्राई मार के देखिए, 1 साल से नहीं हो तो 1.5 साल ट्राई मार के देखिए, एक न एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और 1.5 साल तक नहीं जाने की जरूरत होगी। अगर 6 महीने सीरियसली पढ़ाई कर ली, अपने माता पिता के सपनों को सच करने के लिए आपने पढ़ाई कर ली, तो आप निश्चित रूप से ही दोस्तों जो है सिलेक्शन ले जाएंगे। बस जब भी आपको लगे कि हमारी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरे से ज़रूर बात करिएगा। आपको व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है, आप सभी को और बता देता हूँ, आप सभी लिख लीजिए 7073153937। और जैसे ही आप इस नंबर पर मैसेज करते हैं आपके पास में एक डायलॉग आ जाता है, पूरा एक हमारा मतलब फॉर्म आता है, डायलॉग तो क्या पूरा फॉर्म आ जाता है कि नेम, आप किस एग्ज़ाम के लिए जुड़े, आप कौन सी सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब के माध्यम से या कहाँ से हमारे पास पहुँचे हैं, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, ताकि आपकी जो भी समस्या हम सीधा आपको कॉल करके बताते हैं। अब किसी को लग रहा हो कि सर कोर्स सेल करेंगे, तो भाई मेरी ना वेबसाइट है, ना कोर्स है, ना कुछ है। मैं खुद कहता हूँ कि मेरा कोई कोर्स नहीं है, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ ना। मैंने आज तक व्हाट्सएप पर कई स्टूडेंट जुड़े हुए, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, जिनसे ये मान के चलिए कि मैं लास्ट के मतलब जो है एग्ज़ाम के टाइम पर मैं दिन के 2-2, 3-3 घंटे लगातार बच्चों से बात करता था। डेली किसी न किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, मतलब लगातार 20-20, 30-30 बच्चों की लिस्ट लेके बैठता था और फ़ोन करता था, भाई कहाँ पर है, कैसे है, पढ़ाई कैसी चल रही है। सीरियस लेना पढ़ाई को लेकर के बस, और ज़्यादा सीरियस जो है टेंशन होकर के नहीं लेना, पढ़ाई करने के लिए टेंशन लेनी है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे टाइम निकालना है पढ़ाई के लिए। और उस प्रकार से हमने जो है लेफ्ट साइड में कई बच्चों का इस बार बहुत अच्छा स्कोर रहा है, 300+ तक स्कोर किया है। उनका जैसे ही सिलेक्शन होगा हम यूट्यूब पर लाएंगे और वो जो है बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसे हमने फ्री एजुकेशन के माध्यम से सिलेक्शन लिया। तो वही मेरा एक टारगेट है और इस टारगेट को आप पूरा करवाएंगे। तो मैंने आपके सामने आज LDC का पूरा सिलेबस डिस्कस करा। अब LDC के अंदर और यही सिलेबस आपके वनपाल में है, वन रक्षक में है, RAS में, हर जगह यही सिलेबस है जनरल साइंस का। इसमें थोड़ा बहुत ही चेंज होता है, और जबकि वनपाल में तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं 100% मान के चलिए।
तो मैं आप लोगों को अब इसमें क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक क्या ले स्टार्ट किया जाए, यानी बायो की जाए, फिजिक्स की जाए, केमिस्ट्री की जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी की जाए, इकोलॉजी की जाए, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और आप सभी लोगों को अभी से ही ऑल द बेस्ट कि आप सभी लोग अगली बार LDC में ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और इस बार 14,000 प्लस पोस्टें हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लगाए अपना पूरी ताकत और इस बार सिलेक्शन लेकर रहिएगा। धन्यवाद ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्लास में आप जो है कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। ये सिलेबस अगर किसी के पास नहीं है तो ये 2018 की वैकेंसी का सिलेबस है और सिलेबस में चेंजेस कुछ भी नहीं होने वाले, एग्जैक्ट यही सिलेबस रहता है। 2018 में हम लैब स्टैंड में भी कह रहे थे नहीं होगा चेंज, नहीं हुआ। इस बार भी हमने कहा था नहीं होगा, नहीं हुआ। और लास्ट टाइम पे बच्चों की हालत ख़राब होगी क्योंकि वो सिलेबस चेंज के भरोसे बैठे रहे थे। तो भाई साहब सिलेबस चेंज के भरोसे नहीं रहना है। जनरल साइंस में ये टॉपिक है तो यही रहने वाला है, इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको हटा करके कोई अलग से स्पेस साइंस अलग से नहीं ऐड करेंगे, वो आपको यही चीज़ें पूछेंगे। इसलिए अभी से ही लग जाइए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। और लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, बाय।